यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा। सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। किसान भाई बहनों, हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है और इसका दुष्प्रभाव सभी पर पड़ रहा है। और साथ ही साथ ठंड के साथ साथ तेज हवा भी चल रही है और सबसे ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव पशुओं पर पड़ रहा है। जो दुधारू पशु हैं, पशु बीमार पड़ रहे हैं, उनका दूध उत्पादन क्षमता कम हो गया है, इसलिए उनका समय रहते देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आज आपको इसी विषय पर जानकारी करवाने जा रहे हैं। ठंड के मौसम में पशुओं में होने वाले रोग और उसके उपचार और निदान के बारे में जानकारी करवा रहे हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीनिवास सिंह, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में सूक्ष्म जीव विज्ञान संकाय विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। गांव गिरांव कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि पिछले जनवरी महीने से कहा जाए तो समय में काफ़ी बदलाव आ गया है, उतार चढ़ाव, ठंड में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं का देखभाल कैसे करें? ठंड के दिनों में जैसे हम मनुष्यों पे मौसमी प्रतिकूलता है, तो सेम इसी ढर्रे पे और या यूँ कहें कि इससे भी ज़्यादा पशुओं में, क्योंकि हमारे मनुष्यों में क्या है कि हम अपना रखरखाव बखूबी कर सकते हैं, बिल्कुल, बट पशु क्या है, वो आप पे ही डिपेंडेंट है, आप पे निर्भर है। तो ये आपका दायित्व और 5 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है कि अपने साथ साथ, चूँकि आप पशु रख रहे हैं तो उसका उत्पादन से आपको मतलब है। तो अगर पशु स्वस्थ नहीं होगा तो उसकी उत्पादन क्षमता भी बिल्कुल प्रभावित होगी। दूध उत्पादन क्षमता। तो इसमें मेन क्या है, ठंड में ये 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है: आहार प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन और उसका आवास प्रबंधन। अगर ये तीनों प्रबंधन की बात करें तो स्वास्थ्य पे सभी जागरूक होते हैं, टीकाकरण कराते हैं, जी। आहार भी सभी देते हैं, बट ठंड में एक कमी हो जाती है, आवास प्रबंधन। ये सबसे जरूरी है। सबसे जरूरी है ठंड में। अगर बोले हैं कि अगर तीनों प्रबंधन में सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है? आवास प्रबंधन। आवास प्रबंधन। अगर आप आवास प्रबंधन बखूबी कर लेते हैं पशुओं में, तो ये प्रतिकूलता नगण्य हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इंसान तो अपने आप को पहन ओढ़ करके अपने आप को ठंड से बचा लेता है, जी। लेकिन पशु, जैसा कि आपने कहा कि आप पर ही निर्भर हैं, आप उनको किस तरह रखते हैं, कैसे रखते हैं। यदि उनका फर्श गोबर से, गोमूत्र से गीला है और बैठना उनके साथ लाचारी है, क्योंकि 200, 250, 300 केजी का वजन होता है, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनको उसी में बैठना पड़ेगा यदि आप उसको सफाई नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो फर्श का ठंड उसके शरीर में जाएगा जी। और सबसे बड़ा जो आप एक जानकारी आप देते हैं कि उसके जो सीना है, कलेजा है, उससे ठंड उसके शरीर में ज़्यादा जाता है। और दूसरा ठंड, जो तेज़ हवा, ठंड हवा चल रही है, उसका असर पशु पर ज़्यादा होता है जी। तो पशु पर आपने जो 3 फैक्टर बताया, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर रख रखाव का होता है, आवास का। और आवास व्यवस्था को तो बिल्कुल उनको टाइट रखना पड़ेगा कि किधर से भी उनको हवा नहीं लगे, ठंड नहीं लगे, पशु आपके बीमार नहीं पड़े।
क्योंकि सारा करा कराया आपका बेकार हो जाएगा यदि आप इस तरह की लापरवाही करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस क्षेत्र के काफ़ी जाने माने वैज्ञानिक माने जाते हैं आप, और ख़ास कर देखा जाता है कि जाड़े के मौसम में जैसे ही जाड़ा बढ़ा दूध का उत्पादन कम हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ठंड में दो चीज़ें मेन होती हैं। एक तो जो अगर आप ठंड को नहीं लें, सामान्य जो ऋतुएं हैं उनमें लें, तो उन ऋतुओं में क्या हुआ, जो पशु ने चारा खाया उस एनर्जी का वो उत्पादन में कन्वर्ट हो जाता है। बट ठंड में क्या है, ठंड में जो पशु चारा खा रहा है उसका 35 to 40%, 35 से 40% ये जाता है पशु का अपना वातावरण, अपना जो शारीरिक तापमान है उसको कंट्रोल करने में। तो एक तो एनर्जी का डिफिशियंसी हो गया, चारा से जो उसको एनर्जी मिला। दूसरा क्या है, आप ये प्रायः देखते होंगे कि ठंड में पशु प्रायः पानी कम पीता है। बिल्कुल सही कहा। तो पानी कम पीना ये एक फैक्टर है जो दूसरे चीज़ से रिलेटेड है। वो है क्या कि उसकी पाचन क्षमता प्रभावित होती है। तो जिस पशु की पाचन क्षमता प्रभावित हो, जिस पशु का एनर्जी डिफिशिएंट हो, तो उत्पादन क्षमता स्वतः ही प्रभावित होगी। ये दो मेन कारक है। एक तो एनर्जी का और ऋतुओं के मुकाबले ठंड ऋतु में एनर्जी की कमी, और दूसरा पानी कम पीता है। चूँकि पानी ठंडा है तो आपको उसमें करना क्या है, पानी गुनगुना देना है। कभी भी रखा हुआ पानी पशुओं को नहीं देना, ठंडा पानी नहीं देना, गुनगुना पानी दें। उससे क्या है, उनका वाटर इनटेक, जो पानी पीने का जो उनका ये क्षमता है वो प्रभावित नहीं होगा। और पहला, ठंड में आपको जो आप दाना और चारा देते थे उसको आपको बढ़ा के देना होगा, क्योंकि ठंड ऐसा सीजन है कि इसमें मनुष्य या पशु आम ऋतुओं की अपेक्षा ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा पचाते हैं, बशर्ते कि आप कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें। ये ठंड का मौसम ऐसा ही होता है, कहा भी जाता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया माना जाता है। और बोलते हैं लोग कि पत्थर भी खा जाओ तो भी पच जाता है। बट यहाँ मेन अंतर क्या हो जाता है कि मनुष्यों के पास तो रास्ता है जी। आप प्रायः देखते होंगे मनुष्य, चाहे हम और आप, कभी भी ठंडे पानी का यूज़ नहीं करते हैं। गर्म पानी, गुनगुना पानी, गर्म पानी है तो लाइए। बट ये चीज़ें पशुओं के साथ नहीं होती। बहुत लाचारी है। रात का ठंडा पानी टैंकर में कहीं टब में रखा हुआ उसको दे दिया। तो एक तो ठंडा है, पशु नहीं पिएगा। अगर उसको प्यास भी लगी होगी तो वो कम पिएगा, तभी नहीं पिएगा। तो आप गुनगुना पानी दीजिए। अगर आप ये दो चीज़ें, और आप आवाज़ के बारे में बात कर रहे थे, मौसम प्रतिकूल है तो हवा तो चलेंगी ही। जी बिल्कुल। तो आपको करना क्या है कि जो मुख्य दरवाजे और खिड़कियां हैं उसको बंद रखना पड़ेगा, उस पर बंद रखें। बट साथ साथ आप वेंटिलेशन का भी ख्याल रखें। आप मुख्य दरवाजे खिड़कियों पे बोरे का, चट्टी का प्रयोग कर लें। बट ऐसा नहीं कि जो वेंटिलेशन के लिए जो मेरा एयर क्रॉसिंग होना चाहिए। एयर क्रॉसिंग बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज क्या सांस की बीमारियां हो जाएंगी। तो ये दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। जी बिल्कुल। मौसम का बदलना, ठंड का, सीजन का, तो इसी के साथ हमको चलना है आगे। ये तीनों मौसम में आपको खुद देखना पड़ेगा कि पशु को कैसे स्ट्रेस से बचा जा सके। स्ट्रेस अगर नहीं है तो उत्पादन क्षमता बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। तो आप एक बात बताइए कि जैसे ठंड के मौसम में अक्सर दूध का उत्पादन कम हो जाता है। जो दूध का उत्पादन क्षमता 15 है तो वो 10 में आ जाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसको बरकरार रखने के लिए सबसे पहले तो अगर हम आहार की बात करें तो ठंड के मौसम में एक चीज़, जो चारा है बरसिम, वो आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाता है जी। तो वो क्या है, प्रोटीन युक्त चारा है। और उसकी खूबी क्या है कि 60% कमोवेश उस चारे का प्रोटीन जानवरों के लिए उपलब्ध रहता है पाचन के बाद। तो आप उसको तो ज़रूर समावेश करें अपने राशन में कि हमको हरा चारा देना है। हरा चारा और सूखा चारा का अनुपात 1:3। जैसे आप हरा चारा 1 पार्ट दे रहे हैं तो सूखा चारा आपका 3 पार्ट होना चाहिए। प्लस ठंड के दिनों में आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। 250 ग्राम गुड़ डेली पशु को खिलाएं। जी। उससे वो एनर्जी डिफिशिएंट नहीं होगा, एनर्जी कमी नहीं होगी। प्लस खनिज, लवण, एनर्जी बूस्टर, कैल्शियम, ये कुछ कारक तत्व हैं। अगर आप इनको राशन में शामिल करेंगे तो
500 1 लीटर का अंतर हो सकता है, बट जो आपने बोला ना 15 से 10, ये इतना बिल्कुल- डिटोरिएट होना ये बहुत बिल्कुल बहुत नहीं ज़्यादा होगा, कम होना। ये बिल्कुल नहीं होगा। जी जी। अगर आप एक दिन की ही बात करें उत्पादन क्षमता में, तो हो सकता है सुबह का दूध और शाम के दूध में फ़र्क हो, समय का कारण, फ़र्क होगा 500-250 ml जी, या जी, मैक्सिमम 1 लीटर, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। बट इतना फ़र्क नहीं होगा जैसा आपने एग्जांपल दिया कि 15 से 10 पे आ जाएगा, अगर आप ये चीज़ों का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, ऐसा देखा गया है, क्योंकि हम घूमते फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अध्ययन करने से तभी जानकारी बढ़ेगी, और जहाँ से अपना जान पड़ता है उसको बताते भी हैं। मेथी का, अजवाइन का और उसमें गुड़ का घोल बनाकर भी गर्म करके जी, उसको नेवाया करके, जैसा गुनगुना आपने कहा, उसको भी पिलाने से भी इस पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। अल्टीमेटली जो आपने बोला ना, मेथी, अजवाइन और गुड़, जी गुड़ वो आपका एनर्जी वाला सोर्स है, बिल्कुल है ना। डाइजेस्टेबल एनर्जी का सोर्स है। जी और मेथी अजवाइन क्या है, आपका इम्यूनिटी स्टूमुलेंट है। तो अब मैंने बोला ना एनर्जी बूस्टर या इम्यूनिटी बूस्टर, जैसे हम लोग लेते हैं ना, खाना खाया ऊपर से भी कुछ लोगों का है कि कुछ सप्लीमेंट लेना है, फल खा लिए, दूध पी लिए। तो बट ये चीज़ें तो वहाँ पे है ही नहीं। जी जी तो आपको मेडिकेशन के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, जैसे सीज़न प्रतिकूल है तो ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना है। जी। तो अगर आप ये सब ऐड करेंगे तो नॉर्मल रहेगा वो दूध। डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, आप देख रहे हैं कि विज्ञान का ज़माना है, साइंस ने काफ़ी तरक्की किया है। अब आप अलाव को भूल जाइए, अलाव से थोड़ा खतरा भी हो सकता है। अब तो आपके पास ब्लोअर आ गया है, हीटर आ गया है, जी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप उसको समझते हैं कि ये पशुधन है, इससे हमें दूध का उत्पादन मिलता है, गोबर मिलता है, गोमूत्र मिलता है, ये सभी आपके काम में आते हैं। दूध को आहार के रूप में, गोबर को, गोमूत्र को खेत के खेती के रूप में। तो ये जो पशुधन है, इसको मजाक या खिलवाड़ में नहीं लेकर, और जिस तरह की ठंड चल रही है डॉक्टर साहब, मुझको लगता है कि जितना दिक रख रखाव, उसके पर रहन सहन, उसके आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्योंकि यदि थोड़ी सी भी लापरवाही की गई तो सीधा असर पशुधन पर पड़ेगा। दूध उत्पादन तो कम होगा, बीमार पड़ जाएंगे, स्वास्थ्य पे भी उसका प्रतिकूल स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए कम से कम इन सब पर बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आवास व्यवस्था और किस तरह से की जाए जिससे कि ठंड के मौसम में उनको बचाया जा सके? जैसे मैंने पहले अभी जिक्र किया कि आपका जो मुख्य दरवाज़ा है और मुख्य खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन को छोड़ के इन दो जगहों पे तो आप कुछ रोकथाम, जैसे बोरा का चट्टी आपने लगा दिया, या ठीक है, प्लास्टिक का भी जो आता है उसका भी आप सिल के साइज़ के हिसाब से लगा दीजिए। दूसरा क्या है, पशुधन को सुबह और शाम आप बोरे का जो खाल होता है, चट्टी, उसको भी बांध जी, दें, ताकि उसके बॉडी में कुछ रहे, वो प्रोटेक्शन दे। उड़ा देना चाहिए। तीसरा क्या है, जैसे फर्श का आपने जिक्र किया कि पशुधन है, बाहर में वहीं मल मूत्र त्याग कर रहा है, गोबर भी है, वहीं मूत्र भी है, और वहीं जानवर है, बैठना बैठेगा है, ही। बिल्कुल। तो वो जैसे बैठेगा तो फिर इमीडिएट जो कांटेक्ट है, ठंड जाएगी जी। वो फर्श से उसका ये पार्ट उसका कांटेक्ट होगा, तो निमोनिया होने का चांस ज़्यादा होगा। बहुत अच्छी बात है जी। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि एक तो आपको गोबर का उठाव दिन भर में 3 से 4 बार करते रहना पड़ेगा, करते रहना है, वो सूखा रखना है। फर्श हमेशा सूखा रहना चाहिए, गीला नहीं होना साफ सफाई पर आपका कहने का तात्पर्य यह है कि बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल। और शाम को या फिर जब जानवर रेस्ट मोड में जाता है, बैठता है, तो उस समय आप पुआल, बिचाली या भूसा, कुट्टी ये सब बिछा के आप उसको कर सकते हैं। और पशुपालक अगर सक्षम है तो हीटर का प्रयोग तो सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सक्षम है डॉक्टर साहब। आज के दिन जैसे छोटे छोटे पशुपालक जिनके पास 1 या 2 गाय हैं, ग्रामीण परिवेश की हम बात कर रहे हैं, तो वो अगर सक्षम नहीं है तो ये पारंपरिक जो हमारे अलाव जलाने की व्यवस्था करें, वो अलाव का जो जगह होना चाहिए वो पशुओं से दूर होना चाहिए। दूर कहीं कोने पक्की बात है। वो पशु के बगल में अलाव नहीं जलाए, अदरवाइज जो धुआं है वो उसके श्वसन के लिए थोड़ा सा वो दिक्कत होगा, धुआं भर जाएगा, उससे भी दिक्कत होगी, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। प्रगतिशील पशुपालक हैं
तो ये बिल्कुल सब व्यवस्था कर सकते हैं, बिल्कुल कर क्योंकि उनके सकते हैं। पास सारा इंतजाम रहता है। क्योंकि देखिए प्रगतिशील हुए किससे? पशुधन से। पशुधन से हुए। तो जब आप अपने धन को ही नहीं मेंटेन कर पाए, जी बिल्कुल जी। तो आपका जो नाम है, आप प्रगतिशील पशुपालक हैं पशुधन की बदौलत। और हमने ये देखा है जो जो प्रगतिशील पशुपालक हैं उनके यहाँ ये सब व्यवस्था रहती है। उनका ध्यान रहता है। शाम को बोरा का जो पर्दा है उसको लगा देना है, हीटर का इस्तेमाल है तो उसको भी दूर दूर रख के चालू कर देना है। साइंटिफिक तरीके से वो आजकल पालन करते जी हैं बिल्कुल, प्रगतिशील आप पशुपालक उससे पैसा अर्जित कर रहे हैं जी। और वही आपका धन है और उसी से आपका परिवार का रोजी रोटी चलना है। इसलिए उसके साथ लापरवाही आपको नहीं करना है। डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, रोग की जहाँ तक बात आती है तो इस जाड़े के मौसम में कौन सा रोग हो सकता है? देखिए, इस जाड़े के मौसम में जो कॉमन जो रोग होता है, जो आमतौर पे देखा जाता है, वो रोग नहीं, संक्रमण है, फेफड़ों का संक्रमण, निमोनिया जिसको बोलते हैं। निमोनिया तो फेफड़ों का संक्रमण है। कारक इसके बहुतेरे कारक हैं, जीवाणु, विषाणु, फफूंद, बाह्यजीवी, परजीवी। उसके अलावा जो आपका एक आपने देखा होगा, सुना होगा, उसको बोलते हैं ड्रेंचिंग निमोनिया। ड्रेंचिंग ये इंग्लिश वर्ड है। ड्रेंचिंग जैसे आप जानवर को जो दवा पिलाते हैं, बांस का जो उसको ठर्रा काड़ी जिसको बोलते हैं, अलग अलग ढरका बोलते हैं। ढरका अलग अलग वो जगह पे उसका हम जानते अलग हैं, उसको नाम ढरका है। बोलते हैं। हम लोग के ग्रामीण परिवेश में उसको काड़ी बोलते हैं। बांस का ही रहता है, उसका मुंह आगे से हाँ, कटा हुआ कटा रहता हुआ है। रहता है। उसमें क्या करते हैं, दवा डाल देते हैं। जी जी। तो दवा डाल दिया और जानवरों को पिलाने का मेन क्या है, जबड़ा पकड़ा और इस नेक को उसके मुंह में डाल दिया, इस नेक को एक्सटेंड किया और ज़बरदस्ती जानवर है तो वो तो थोड़ा जबरदस्ती डालना पड़ेगा। जी जी। कभी कभी क्या होता है, वो दवा आपके पेट में ना जाके हाँ, सांस की नली में चला जाता है अरे रे रे रे। और अल्टीमेटली कहाँ चला गया, फेफड़ों में। तो उसको बोलते हैं ड्रेंचिंग निमोनिया। मीन्स पशुपालक की गलती से जो निमोनिया हुआ, गलत अनुचित तरीके से दवा देने से जो निमोनिया, उसको बोलते हैं ड्रेंचिंग निमोनिया। तो सबसे पहले तो है निमोनिया, एक पहला सबसे कॉमन संक्रमण है। दूसरा आप इसमें शीत ऋतु में देखेंगे, ठंड के दिनों में तो थनैला भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर खुरहा, मुँह चपका, फिर गला घोंटू। ये तो सामान्य बीमारियां हैं, जाड़े की मौसम की बात है। लेकिन जैसे बोलते हैं ठंड के कारण बुखार हो गया, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ठंड के बारे में, बुखार हुआ, बुखार ठंड में दो चीज़ें होती हैं। अगर ठंडा लगा तो दो चीज़ें, या तो बुखार होगा, सर्दी हो सकता है, या तो बुखार होगा। मतलब बुखार मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री या 3 डिग्री बढ़ गया, वो हो गया बुखार। कभी कभी ठंड में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी कम हो जाता है। अच्छा, कम हो गया, वो और ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो आपके पास बहुत सारा चीज़ है, आप उसको पट्टी करके पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक ये सब दे के डाउन कर सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर अगर डाउन हुआ, सपोज 95 चला गया, 97 चला गया, तो ये और ख़तरनाक है। तो ठंड में लगने पे ये दोनों चीज़ें होती है, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं। टेम्परेचर बढ़ता भी है, टेम्परेचर घट भी जाता है। अच्छा अच्छा ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा। डॉक्टर श्रीनिवास जी, ठंड के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए, कौन कौन से रोग होते हैं, उसका उपचार कैसे किया जाए, ये सब बहुत ही ज़रूरी बात हम अपने पशुपालकों को बता रहे हैं जो थोड़ा लापरवाही बरतते हैं उनके लिए है। डॉक्टर साहब, पशु पशु होता है, लाचार है। इस जाड़े के मौसम में या जब भी कहा जाए, खुरपका मुँह पका रोग कब ज़्यादा होता है और इसका निदान उपचार कैसे किया जाए? खुरपका मुँह पका रोग एक विषाणु जनित रोग है। अच्छा अच्छा। विषाणु का संक्रमण के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो शुष्क वातावरण जी, और दूसरा वातावरण का जो टेम्परेचर है उसमें कमी। तो ये दो चीज़ें, परिस्थितियाँ कहाँ मिली, ठंड में। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम विषाणुओं का जो संक्रमण होता है, सुटेबल सिचुएशन मिल गया उसको, वो मिला कब, ठंड के सीज़न में। तो खुरहा, मुँह चपका या फिर कोई भी अपने गाय में आपने देखा होगा चकता रोग, लंपी जिसको बोलते हैं, लंपी डिजीज, या मुर्गियों में आपने देखा होगा एवियन इन्फ्लुएंजा, या आप ह्यूमन का कोरोना वायरस का ही एग्जाम्पल ले लें। ये सब ठंड के सीज़न से लेके अप्रैल के बीच में ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि शुष्क वातावरण और
वातावरण के टेम्परेचर में कमी, ये दो चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो खुरहा मुंह चपका रोग होता है वैसे पशुओं में जिसके खुर विभाजित होते हैं, जी बिल्कुल, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बकरी को ले लेते हैं जी। सूकर, हम्म। इनमें खुरहा मुंह चपका होगा। अब घोड़े का एग्जाम्पल लें तो घोड़े का खुर विभाजित नहीं है, ठीक उसके है। में ये खुरहा मुंह चपका रोग नहीं होता है जी। तो इसमें तो जैसे नाम है खुरहा मुंह चपका, खुर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पस भरा हुआ आता रहता है, फिर पैर जो है सूज जाता है, जानवर खाना खाना घाव हो जाता है, घाव हो जाता है, जानवर खाना खाना बंद कर देता है, बुखार होता है। और ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो छोटे पशुओं में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे गाय के बछड़े को अगर खुरहा मुंह चपका हो गया तो उसके में मृत्यु दर की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। इलाज तो सबका सामान्य है, चूँकि विषाणु जनित है तो लाक्षणिक ही इलाज करना सही बात है। एक ही रोकथाम है, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा साल में 2 बार टीकाकरण इसका कराया जाता है। छोटे छोटे पशुओं का भी और बड़े पशुओं का छोटे भी। पशुओं का उम्र अगर 6 महीने से ऊपर है तो आप अच्छा, करा सकते हैं। बड़े पशुओं को तो साल में 2 बार कराना है। अच्छा अच्छा। तो टीकाकरण ही सबसे बड़ा विषाणु जनित रोगों का सबसे बड़ा अगर हथियार है तो टीका। तो अगर आप टीका देते हैं, टीका करवा लेते हैं तो आप निश्चिंत हैं कि अगर संक्रमण हुआ भी तो उस दर्जे का नहीं होगा जो बिना टीका का हो। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, अब पशुपालकों के साथ सबसे बड़ी गंभीर समस्या आती है थैलेला रोग की। गायों में थैलेला रोग एक आम बात है जी। जिस गाय को, दूध देने वाली गाय को थैलेला रोग हो गया तो हम ये मान के चलते हैं, आपको भी जानकारी है पूरी, कि उसका पूरा का पूरा दूध सूख जाता है, शायद दोबारा वो दूध भी नहीं देती होगी। इसकी भी आप जानकारी देंगे और इसका उपचार के बारे में बताइए। थैलेला तो वैसे तो साल के 12 महीने में देखें तो संक्रमण हर सीज़न में थैलेला रोग हम लोगों को मिलता है जी। तो बट ठंड के ऋतुओं में क्या होता है, ठंड के ऋतुओं में जैसे मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर हैं, आहार, आवास, स्वास्थ्य, तो प्रतिकूलता का असर जानवरों पे पड़ता है। जानवरों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हुआ। और गाय का जो थन है वो एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है। जो आप गाय दूहते हैं तो उसका टीट तो खुला रह जाता है, बिल्कुल। धोने के बाद गाय बैठ गई गंदगी पे, गोबर है वहीं पे, इसलिए कहा जाता है कि सफाई रखो। हाँ, तो एक कॉमन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए साइंटिफिक सैद्धांतिक रूप से कि जैसे आपने गाय दूह लिया तो आप बीटाडीन का जो लिक्विड है या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम आप उसके बाट में लगा दें। एकदम सही कर रहे हैं आप। या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट जो रंगीन पाउडर जो पानी में डाल देने पे गुलाबी हो जाता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक बार धो लें और कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें तो इससे जो दर है थैलेला का वो बिल्कुल कम होगा। और थैलेला तो डिफरेंट कारकों से होता है। थैलेला में हम लोगों को दूध की क्वालिटी, दूध का जो गुणवत्ता है और दूध का क्वांटिटी जो उसका जो अमाउंट है दोनों प्रभावित होता है। उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए कि नहीं? गुणवत्ता भी गया और उसका अमाउंट भी गया। और एक ही थन में कभी कभी ऐसा होता है कि अडर में 4 टीट है, 2 से दूध नॉर्मल आ रहा है, 1 से ब्लड आ रहा है, दूध की जगह खून आ रहा है, ओह माय गॉड, 1 से फिर दूध की जगह तरल द्रव्य आ रहा है जिसका कलर, बत्ती इसको बोलते हैं हम लोग। नहीं बत्ती नहीं, वो तरल द्रव्य जिसको यूरिन जैसा कलर रहता है। अच्छा। तो एक ही अडर में आपको तरह तरह का देखने को मिल सकता है थैलेला। तो थैलेला पशु का जो उसकी उपयोगिता है दूध की वजह से है। बिल्कुल। और अगर वही चीज़ ख़त्म हो जाए या प्रभावित हो जाए तो आप समझिए कि पशुपालकों पे दोहरी मार। एक तो मान लीजिए रोग हमको हुआ है तो हम तो ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, उसका इलाज कराएंगे। बट वो ऐसा इलाज है कि वो जैसे होता है शर्तिया इलाज, गारंटी वाला इलाज नहीं है। थैलेला है, थैलेला के बहुत सारे कारक हैं। अब जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है या इन्वायरमेंटल जो प्रदूषण है उससे है, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थैलेला का इलाज सभी कराते हैं बट उसका जो होता है ठीक होने की प्रतिशत और रोगों के मुकाबले थैलेला में थोड़ा कम रहता है। कम है ना? जी जी। एक बार किसी गाय को थैलेला हो गया तो आप ये समझिए कि वो क्रोनिक स्टेज की तरफ जाएगा। वो अगले बयान में फिर कभी ना कभी उसको फिर हो सकता है जी, क्योंकि वो जो कारक है वो उसके बॉडी में ही मौजूद है।
जी डॉक्टर साहब, पीपीआर रोग क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आप। पीपीआर बकरियों में पाया जाने वाला एक ठंड के दिनों में बड़ा ही मुख्य विषाणु रोग है। पीपीआर में क्या होता है कि बकरी का जो पतला एकदम पतला पैखाना होगा, हाई फीवर होगा 105 106, मुंह नाक से स्राव निकलेगा जो कभी कभी शुरुआती में हल्का पानी जैसा रहता है, बाद में पस मिक्स रहता है, पस भी आता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और इसमें एक और मुख्यतः चीज़ क्या होती है कि जो गर्भवती बकरियां हैं, तो ये तो आप समझ के मान के चलिए कि अगर गर्भवती बकरी को पीपीआर हो गया तो 100% एबॉर्शन निश्चित है और बकरियां मर भी जाती हैं। इलाज कराने के दौरान 3-4 दिनों में बकरियां मर भी जाती हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक बीमारी है बकरियां। हमारे झारखंड में तो पीपीआर का बार बार हर साल वैक्सीनेशन चलता है, बट इसके बाद भी ठंड के दिनों में पीपीआर का एपिसोड आउटब्रेक होता ही रहता है। तो ये इसका कुछ इलाज इसका तो मेन मुख्यतः इलाज तो टीकाकरण ही है। ठीक है, तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और उसका किस प्रकार से निदान किया जाए, और ख़ासकर इस ठंड के मौसम में रख रखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को ठंड के मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।